कोरोना से महायुद्ध में जुटे देश के टॉप डॉक्टर जो सिखाते हैं कोरोना से लड़ना। कोरोना से लड़ाई में क्या करे इंडिया? इंडिया वर्सेस कोरोना, ई कॉन्क्लेव आज दिन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। एबीपी न्यूज पर कोरोना वर्सेस इंडिया जारी है। देश के बड़े डॉक्टर्स लगातार आपको बता रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ें। इस घंटे में हम बात करेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर का कसूरवार कौन है। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं संजय राय जी, जो कि एम्स के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। दूसरे जो मेहमान हैं हमारे साथ वो है मणिंद्र अग्रवाल, प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के। जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं रमन गंगाखेडकर। आप भली भांति इनको पहचानते होंगे। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। अंशुमान कुमार जी निदेशक हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। और हमारे साथ ये जो पैनल जुड़ रहा है, इससे हम जानेंगे कि कैसे कोरोना अपना रूप बदल रहा है और क्यों कोरोना के नए म्यूटेंट्स रोज सामने आ रहे हैं और अलग अलग जिस तरीके से कहा जाए कि असर मरीजों के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला। सुबह से ही हमारा ये कॉन्क्लेव लगातार जारी है। हमारी कोशिश है कि हम दर्शकों तक उनके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आपके जरिए पहुंचा सकें। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और शुरुआत मैं करूंगी इस समय रमन गंगाखेडकर जी से। रमन गंगाखेडकर जी, आईसीएमआर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके चेहरे से देश भलीभांति परिचित है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये म्यूटेंट रोज अपने स्वभाव को बदल रहा है, क्या अब ये जरूरत हो गई है कि वैज्ञानिकों को पूरी ताकत के साथ लगना होगा इस देश के और इसको पकड़ना होगा और फिर उसके बाद आगे की रणनीति तय करनी होगी, क्योंकि तीसरी लहर की भी बात हो रही है? नहीं, देखिए, दो चीजें बोलूंगा। ये म्यूटेंट तैयार होना, ये विषाणु का स्वभाव होता है। हर म्यूटेंट जो तैयार है वो कोई बहुत हमको तकलीफ देगा ऐसे नहीं होता, लेकिन हमको उस म्यूटेंट्स के ऊपर नजर रखना पड़ेगा जीनोमिक सर्वेलेंस करके। और वो जीनोमिक सर्वेलेंस में अगर हमने उसको पकड़ लिया तो वो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को देके उसके खिलाफ वैक्सीन बनाने की, अगर उस किस्म का खतरनाक कोई म्यूटेंट निकला तो हमको बनाने के लिए उनको बोलना पड़ेगा। अब रही बात ये दूसरी वेव और तीसरी वेव, मुझे लगता है जब ये दूसरी वेव का पीक आया नहीं है तो हमने तीसरी वेव के बारे में सोचना ये शायद अभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमको एक सोचना पड़ेगा आज की जो किल्लत है, आज जो हॉस्पिटल में बेड चाहिए, आज जो हम बोलते हैं मेडिकल सप्लाई चाहिए, उससे ही हम जूझ रहे हैं। अब हम हमारे एफर्ट उसके तरफ कंसंट्रेट करें कि ये सेकंड वेव से हम कैसे लड़ेंगे, ना कि कल वो थर्ड वेव से हम क्या करेंगे। ठीक है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल आईआईटी में है, प्रोफेसर आईआईटी कानपुर में। मणिंद्र अग्रवाल, ये जो दूसरी लहर आई, अगर मैं इसका साइंटिफिक जवाब आपसे चाहूं तो कौन जिम्मेदार जो इस तरीके की स्थिति यहाँ देश में पैदा हो गई है? देखिए, इसको किसी एक एंटिटी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, जितने लोग देश के नागरिक हैं, लगभग सभी, चाहे सरकार हो चाहे हम आम जनता हो। क्योंकि एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने की है कि आगे भविष्य में क्या होगा। कोरोना की दूसरी लहर, कुछ लोग बात करते हैं कि क्यों नहीं पहले से पता चला कि इतनी तेज लहर आएगी। ये जो एक्सरसाइज होती है, मॉडलिंग द्वारा की जाती हैं, वो भविष्य को बताने के लिए हमेशा कारगर हो या आवश्यक नहीं है। आप वेदर प्रेडिक्शन को चाहे देख लीजिए या किसी भी तरह के मॉडलिंग जो भविष्य के बारे में होती है, सही हो सकती हैं लेकिन गलत भी हो सकती हैं। और कोरोना जैसी नई बीमारी जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है इस समय, उसका भविष्य बताना आसान काम बिल्कुल नहीं है। तो ये बात जरूर थी कि कोई भी तैयारी उससे नहीं थी, क्योंकि किसी को अंदाज है ही नहीं था कि इतनी तेजी से आएगी ये लहर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इसमें कि तेजी इतनी तेजी से 1 महीने में 5 गुना केस हुए। और उसका एक बड़ा कारण, एक तो म्यूटेंट था, जो नया म्यूटेंट आया। दूसरा बड़ा कारण था कि हम सब लोग फरवरी के महीने में सबको लगने लगा कि
अब कोरोना समाप्त हो गया है, देश में वैक्सीन आ गई है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जितना सब मास्क छोड़ के बड़ी बड़ी पार्टीज में, शादियों में, कुल मिलाकर सरकार की अपनी जिम्मेदारी कि जब यूके में और यूरोप में ये दूसरी लहर का कहर आ गया था तो हम क्यों नहीं इसको प्रेडिक्ट कर पाए। दूसरा, नागरिकों ने इसको बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिए, शादी ब्याह पार्टियां सब शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर सभी लोग जिम्मेदार हैं आज जहां पर ये देश खड़ा हुआ है। अंशुमन कुमार जी निदेशक हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। अंशुमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत लोगों में ये देखने को मिल रहा है कि जब हम टीका लगा दे रहे हैं यानी वैक्सीनेशन हो जा रहा है, उसके बाद जब वो 1 महीने बाद दोनों डोजेस के 1 महीने बाद जब वो टेस्ट करा रहे हैं तो एंटीबॉडीज नहीं पैदा हो रही हैं। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? जी देखिए, हर टीका ने कंपनी ने ट्रायल के बाद आपको बता दिया है कि 70, 72, 75, 80% हर कंपनी के अपने अपने अलग हैं, इतने % में प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। इसका मतलब ये है कि हर केस में इम्यूनोजेनिक रिस्पांस, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं, वैसा नहीं हो सकता है। मतलब शरीर का ही काम है एंटीबॉडी तैयार करना, सिर्फ टीका में आपको वैक्सीन इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो जिनमें एंटीबॉडी नहीं बनी, हालांकि इसकी लंबी बहुत लार्ज स्टडी की जरूरत है कि एंटीबॉडी प्रोटेक्शन लेवल एक्चुअल IgM है, IgG है, दोनों का कंबाइंड है और कितना चाहिए, लेकिन नहीं बनना वो 30% या 25% वाले खेपे में पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं टीकाकरण के बाद भी आप एडवाइजरी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। पता नहीं है कि आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनी है या नहीं बनी है। हाँ, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर टीका लगवाएं हम तो उसके बाद हम अपनी एंटीबॉडीज के लिए ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं कि वो बना है या नहीं बना है, और अगर नहीं बना है तो फिर उसके लिए आगे क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा जरूरी है? जी, इस तरह से अभी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी नहीं जारी की है, ना हमारे पास इतनी फैसिलिटी है सब में एंटीबॉडी टाइटर करें। स्टडी के तहत कई कंट्री में ये स्टडी चल रही है कि वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी टाइटर करके देखो कितने दिन के लिए रही और कितनी मात्रा में रही। 2 स्टडी चल रही है जी। वो हिंदुस्तान में भी आए दिनों में। पहले अभी हम वैक्सीनेशन पे फोकस करें, वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोगों को जल्द से जल्द लगा लें, उस पर हमारा फोकस अभी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं डॉक्टर संजय राय का रुख करना चाहूंगी जो कि एम्स के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। डॉक्टर संजय राय, अब ये वक्त की जरूरत है कि वैज्ञानिकों को पूरी ताकत के साथ लगना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये म्यूटेट कर रहा है वायरस और फेटल होता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जीनोम सीक्वेंसिंग, अब इसके जरिए से आगे बढ़ना पड़ेगा एक साइंटिफिक तरीके से। पहले तो मैं ये कर दूं, इंटरनल मेडिसिन नहीं है, मेरा कम्युनिटी मेडिसिन है जी, पब्लिक हेल्थ। क्षमा चाहती हूँ जी। अच्छा, डेफिनेटली देखिए, गंगा खेड़कर साहब ने कहा था कि हमें जो है लंबे समय तक ये इस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं और हम इन म्यूटेशंस को जितना जल्दी पता कर लेंगे उतना अच्छा होगा। और म्यूटेशंस हमेशा होते रहेंगे, सारे म्यूटेशंस हमें मतलब नहीं रहता। कुछ म्यूटेशंस हो सकता है वायरस के लिए ही घातक हो, वायरस ही खत्म हो जाए। कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं कि उन कोई अंतर नहीं, जैसे चल रहा है वैसा ही, या हो सकता है जो नया म्यूटेशन आए वो बहुत ही घातक हो जाए। इस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी और उसी पे डिपेंड करता है कि अगला जो प्रेडिक्शन होगा कि कितना बड़ा आ सकता है हमारा 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव या 10th वेव। हाँ। ये गवर्न करता है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन कितना है आपके पास, कि जिनको इन्फेक्शन हो सकता है। जो जैसे अभी तक है हमारे पास ये है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है, दे आर बेटर प्रोटेक्टेड देन एनी वैक्सीन और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन है। तो क्या जो नया स्ट्रेन आ रहा है उनको इन्वेड कर देगा, आगे जो आ रहा है, ये सब हमें जो है समय रहते अगर पता चल जाता है तो हम प्रेडिक्ट इजिली कर सकते हैं कि आपका जो है जो न्यू स्ट्रेन आने वाला है वो कितना बड़ा होगा। क्योंकि अगर उसने पहले के वैक्सीन दिए हुए लोगों को भी बाईपास कर दिया, पहले के नेचुरल इन्फेक्शन को भी बाईपास कर दिया, तो उसके लिए एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल होगा और वह कितना भी बड़ा हो सकता है। जो अभी है कुछ नहीं, इससे भी बहुत बड़ा हो सकता है। या म्यूटेशन हो जैसे अभी भी हुआ है, जो एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं ग्लोबली कि ऑलरेडी जिनको नेचुरल इन्फेक्शन था उनको इन्वेट करने में उतना सक्षम नहीं है जितना कि वैक्सीन को कर दे रहा है। इन्फेक्शन हो रहा है, वैक्सीन के बाद देखिए क्या हो रहा है कि हमें सीवियरिटी कम हो रही है। जो अभी तक एविडेंसेस आ रहे हैं कि वैक्सीन लेने वालों में सीवियरिटी कम हो रही है, लेकिन इन्फेक्शन होने का खतरा जैसा कि हमें लगता था कि वो भी कम होना चाहिए, वो उतना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रमन तो ये तो हमें करते रहना पड़ेगा।
जी, अब मैं रमन गंगाखेडकर जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। रमन गंगाखेडकर जी, अगर वैक्सीन डिप्लोमेसी हमने ना दिखाई होती तो क्या आज स्थिति कुछ बेहतर होती? क्योंकि इस समय देश में वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं हम। मुझे एक लगता है कि हम क्या करते थे तो ये नहीं होता था, ये हमारी सोच जो होती है उसको हमको बदलने की कोशिश करना चाहिए। और इस वक्त तो भी कि जब हम बड़ी लड़ाई कर रहे हैं कि जहां हम ये विषाणु इतने खतरनाक ढंग से फैल रहा है, उस टाइम पे हमने सोचना क्या मैं ऐसा करता था तो बदलता था, ये एक ही बात को बताता है कि आज भी मैंने ये इन्फेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसकी चुनौती मान नहीं रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ ये क्यों हुआ होगा। अब वो क्यों हुआ होगा तो भी अभी तो है, अभी उसके साथ मैं कैसे लड़ाई करूं ये मुझे सोचना पड़ेगा। अब मैंने सोचा भी कि वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से शायद हमारे यहाँ किल्लत आ गई वो वैक्सीन के डोसेज की, लेकिन वो वापस तो हम ला नहीं सकते। आज हमको आगे का सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ हम वैक्सीन कैसे ला पाएंगे जो सारे लोगों को हमको वैक्सीन इम्यूनाइज करने के लिए काम आ पाए। हमको थोड़ा सा आगे का सोचना पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना या हाइंडसाइट में उसके ऊपर कमेंट करना, ये समय आएगा। जब ये समय वो डिक्लाइन की तरफ आएगा, ये इन्फेक्शन सेकंड वेव जब वो कम होते हुए नजर आएगी, उस टाइम पे हमारे पास समय ही समय रहेगा कि हमको आगे वो बढ़ना नहीं चाहिए, तीसरी वेव आना नहीं है। मैंने क्या काम करके गलत किया। रमन जी, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वो विकल्प पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो रहा है और इसीलिए हम संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ पा रहे हैं? लॉकडाउन पे मैं खासतौर पे जानना चाहती हूँ कि लग रहा है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की अब देश को जरूरत है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं देश विदेश के। नहीं, लोग कुछ कहे, मेरा खुद का ओपिनियन शायद अलग है जी। ये जो इन्फेक्शन है पहली वेव में जब आया था, ये इन्फेक्शन अपने देश में आना नहीं चाहिए, इसलिए लॉकडाउन लगाना जरूरी था। समझ गए, आ भी गया तो सारे स्टेट्स में जाना नहीं चाहिए, इसलिए सबको लॉकडाउन लगा के हमने घर में रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये चारों तरफ फैल गया। अभी आप देखेंगे सेकेंड वेव में समझ लीजिए महाराष्ट्र में तेजी से चल रही है, दिल्ली में अच्छी तेजी से है, गुजरात में है, यूपी में है, लेकिन वैसे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। ये हेट्रोजेनिटी जो होती है, यानी अलग अलग लेवल पे जब हम रहते हैं, मैंने नेशनल लॉकडाउन लगाया, कुछ फायदा होना नहीं है। दूसरी बात आप एक समझ लीजिए कि इसका सबसे बड़ा असर इकोनॉमी पे भी होने का उतना ही खतरा होता है। अब ये लाइवलीहुड वर्सेस हेल्थ, ये ऐसा आउटकम ऐसे हमको लड़ना मुझे बराबर नहीं लगता है। हमको कैलिब्रेटेड लॉकडाउन जो आज जो सरकार कर रही है कि आपको डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। कहीं वो तेजी से बढ़ रहा है या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तकलीफ हो रही है उनको संभालने में पेशेंट्स, तो ऐसी जगह पे आपको लॉकडाउन लगाना, आपको उनका कैलिब्रेटेड अप्रोच रखना है कि एक छोटे इलाके में मैं कैसे बंद करूंगा तो नए केसेस न उभरे। और ये जो पार्शियल लॉकडाउन की जो अप्रोच है, सैटरडे संडे बंद कर दूंगा या दिन में 6 घंटे बंद कर दूंगा, ये गलत अप्रोच है, क्योंकि आप जितना समय लोगों को देंगे उनके जरूरतों के लिए, वो उतना ही वहां जाके क्राउडिंग करेंगे। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होगा। आप अगर 24 घंटे में से और कम कर डाले टाइम, उसको बोले कि सिर्फ 6 घंटे में जाके आपने खरीदी करना है, तो वही 100 लोग वो 6 घंटे में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसा वायरस का कोई समय नहीं है कि वो वीकेंड पे फैलेगा और वीकडेज में नहीं फैलेगा। मणिंद्र अग्रवाल प्रोफेसर हैं IIT में। मणिंद्र अग्रवाल, आपको क्या लग रहा है, क्या हम पीक पर पहुंच गए हैं? आपकी रिसर्च, आपका आंकड़ा क्या कहता है? और क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? जैसे डॉक्टर रमन के अपने व्यूज हैं, उस तरह आपके अपने क्या मानना है? हमारा जो मॉडलिंग इनका जो हम कोविड की कर रहे हैं पिछले लगभग 1 वर्षों से और उसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं, तो इस समय हमारा अंदाज मॉडल के द्वारा ये निकल के आ रहा है कि हम लगभग अपने उच्चतम स्तर पे हैं। ठीक है। अगर आप डेटा भी देखें, यदि आप, हालांकि अब कल के दिन में सबसे अधिक केसेस आए 4,12,000 करीब, लेकिन आप देखें 10 दिन का डेटा देखें पिछले, तो 3,90,000
से 4,10,000 के बीच में ही केसेस हैं। एक का केवल संडे वाला छोड़ दिए जब नंबर्स कम होते हैं हमेशा। ठीक है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम टेपरिंग ऑफ कर रहे हैं केसेस में और पीक के पास ही होता है। तो ये हमारा अंदाज है कि हम शायद बहुत दूर नहीं है पीक से। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ डॉक्टर के साथ कि नेशन वाइड लॉकडाउन इस समय लगाने का ज्यादा मुझे कुछ औचित्य नहीं दिखता है। अब क्योंकि हर जगह अलग अलग स्थिति है। कानपुर शहर में इस समय कल के दिन में 700 नए केसेस आए, 1500 लोग डिस्चार्ज हुए। यहाँ का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ठीक है। हॉस्पिटल्स में बेड्स भी इस समय अवेलेबल है। तो यहाँ पे कानपुर शहर में लॉकडाउन लगाने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं दिखता। तो लेकिन उसी प्रकार उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ की हेल्थ व्यवस्था चरमरा रही है, वहां पे लॉकडाउन लगाने की संभावना से विचार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार पॉजिटिविटी रेट देखकर उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर उस तरीके से सरकारों को आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा तो शायद वो एक अच्छा हल नहीं है। मैं रमन गंगाखेडकर जी ने भी अपने विचार रख दिए। अंशुमन कुमार जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अंशुमन जी, आपको क्या लग रहा है? आप डॉक्टर हैं, जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके से ये लहर आगे बढ़ रही है, आज 4,14,000 मैक्सिमम केसेस आ चुके हैं, ऐसे में आपका लॉकडाउन को लेकर क्या विचार है? आपको क्या लगता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स अपनी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपनी बात को आगे रखें और फिर सरकार को भी रणनीति बनाने में सुविधा हो। बहुत अच्छी बात कही शोभना। पिछले साल से मैं एक ही बात कहता आया हूँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ये बहुत जरूरी है। हाँ। और एक्सटेंडेड लॉकडाउन जब पिछले साल भी किया जा रहा था तो मैं इसके विरोध में ही बोल रहा था, आज भी उसके विरोध में बोल रहा हूँ। इस बात को समझने की जरूरत है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि कंट्री को लॉकडाउन कर लो। अब जीविका और जीवन दोनों में हमें समन्वय बिठाना है। आप क्या हो, लॉकडाउन का उद्देश्य समझ लो, उसके बाद जो मर्जी है सरकार को करे या जिसको जो मर्जी है। 3 उद्देश्य होते हैं। मिटिगेशन मतलब संक्रमण की गति को धीमी करना, प्रिपेयर्डनेस अस्पताल, बिस्तर, ऑक्सीजन, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर की तैयारी कर लेना, एंड टेस्टिंग बढ़ा लो। जहां जहां ज्यादा केसेज हैं उसको रेड जोन डिक्लेयर करके कंटेन करो, बाकी चीजों को चालू करो। लेकिन अफसोस बस 1 साल हो गया, ऑक्सीजन की क्राइसिस, जो ABC ऑफ मेडिकल साइंस है हमारा, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, अगर इमरजेंसी मरीज ज्यादा 3 चीजें हमें इंश्योर करनी होती है कि MBBS डॉक्टर को, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। 1 साल में तैयारी नहीं हुई, अब लॉकडाउन करके क्या आप तैयार कर लेंगे ऐसा जो पिछले साल तैयार नहीं किए। इसका मतलब यह है कि जहां संक्रमण ज्यादा है उसको आप कंटेन करें, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाइए, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाइए और कंट्री को पॉलिसी के तहत चलने दीजिए। एडहॉकिज्म और इंपल्सिवनेस का डिसीजन हर समय आपको बुरा पड़ेगा। मेडिकल समीकरण पे नहीं चलता, 2+2 4 नहीं होता है मेडिकल में। मेडिकल बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है, इसको मेडिकल की नजर से देखना पड़ेगा। क्या ठोस रणनीति डॉक्टर संजय राय? देखिए, जिस परिस्थिति में पैंडेमिक होता है एक्शन उसके अनुसार होना चाहिए। इस समय देश जो है काफी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हमारा एक्शन भी उसी के अनुसार होना चाहिए। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए केसेस को कम करने में और मौत को रिड्यूस करने में। सो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हमारा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको देके जो है इसको रिड्यूस करें, केसेस को कम करें। केसेस को कम करने का मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन लगाएं। मैं पूरी तरीके से अपने पैनल के सभी सदस्यों से सहमत हूं कि लॉकडाउन इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लॉकडाउन जो है कभी भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। और जैसे डॉक्टर गंगाखेडकर ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, एक उद्देश्य होना चाहिए। लॉकडाउन हम कब लगाएंगे पहले से आप बता दो कि इस कंडीशन पर लॉकडाउन, उसका हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और इस समय हम लॉकडाउन वापस करेंगे। कोई एविडेंस नहीं है। लॉकडाउन था हमारा, फिर भी ग्राफ बढ़ते गए और सितंबर में हम 1 लाख तक पहुंच गए। जब लॉकडाउन लगाया था हमने मार्च में 25 मार्च 2020 को, उस समय टोटल 600 तो मतलब बड़ी बात इस पैनल के डिस्कशन में यही निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की देश को जरूरत नहीं है। हाँ, कंटेनमेंट जोन्स बनाकर या जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां पर रोक लगाई जानी चाहिए। डॉक्टर अंशुमन का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अंशुमन, 1 साल का लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था पिछले मार्च के महीने से कि हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को अपडेट कर लें।
लेकिन ऑक्सीजन की ये जो बड़ी कमी देखने को मिल रही है, क्या हम ये आकलन कर नहीं पाए कि ये सांसों की ही बीमारी थी और ऑक्सीजन की ही जरूरत थी और उसी की तैयारी नहीं हुई, या हम फरवरी में इतने ढीले पड़ गए कि हमने सब डिसमेंटल करना शुरू कर दिया? जी शोभना, बजट जब आने वाला था, एबीपी पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उसमें मुझे भी बुलाया था। मेरी उम्मीद बजट से भी यही थी कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी पर काफी बढ़ेगा, कि पूरे विश्व को रियलाइज हो गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, और हिंदुस्तान को तो रियलाइज हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अफसोसवश स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुदृढ़ बनाना इसको, और बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करके गांव-गांव तक पहुंचाना, जो मैंने एबीसी कहा मेडिकल साइंस का, ये तो पीएचसी लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध होना चाहिए ऑक्सीजन का सिलेंडर, मॉनिटर, बीपी, पल्स, टेम्परेचर और एक डॉक्टर, जो केरला ने कर लिया। महाराष्ट्र में भी कोई 1-2 आईएएस ऑफिसर का आपने सुना होगा, जो पेशे से डॉक्टर थे, बाद में आईएएस बने, उन्होंने किया, उनकी तारीफ हुई। ये तो पता ही था कि सांसों की बीमारी, ये फेफड़े में इंजरी होगी, रिकवरी के लिए आपको समय देना है, उस रिकवरी के समय ऑक्सीजन देना है, इतनी तैयारी करनी। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पूरी सुदृढ़ता की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ बेसिक ऑक्सीजन फैसिलिटी के लिए हम त्राहिमाम कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन आज मुहैया भी कराया जा रहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो कैंसर के रोगी, डायलिसिस के रोगी, हार्ट के रोगी, जो अति गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज पिछले साल भी हुआ और इस साल भी हो रहा है। तो ये कौन सी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, कौन नीति निर्धारक बैठा, कौन एडवाइजर बैठा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था की जा रही है। अगर नीति बनानी है तो नीति सुदृढ़ बनानी होगी, नंबर 1, हेल्थ को प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा, नंबर 2, एंड हेल्थ फॉर ऑल करना पड़ेगा, नंबर 3। ये बहुत उपदेश, बहुत प्रवचन सुन लिया, अब इससे काम नहीं चलेगा। ग्राउंड लेवल पे आप स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं कि अब हमें ये करना होगा, ये करना चाहिए, ये हम कर रहे हैं। अब इससे देश का जो सेंटीमेंट है, देश की जो भावनाएं हैं, वो इससे सहमत नहीं हो रही हैं, क्योंकि अपने मर रहे हैं इस समय। और दिक्कत की बात ये है डॉक्टर अंशुमन कि वो उस कोरोना से तो कम मर रहे हैं, उपचार की कमी से ज्यादा मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। मणिंद्र कुमार, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, मणिंद्र अग्रवाल। मणिंद्र, हमने मार्च के महीने तक लगभग 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की, ये सरकारी आंकड़ा है। क्या हमारी प्लानिंग में चूक हो गई, हम आकलन ही नहीं कर पाए और इसलिए आज हम सांसों के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं मेडिकल डोमेन का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं गणितज्ञ हूं। तो जो प्रश्न आपने किया उसका शायद अच्छा उचित जवाब नहीं, मैं एक नीति की बात कर रही हूँ कि हमने ऑक्सीजन, इसीलिए मैं डॉक्टर्स का टर्म नहीं कुछ पूछ रही हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ कि हमने 9000 मीट्रिक टन के करीब मार्च तक एक्सपोर्ट कर दी। तो अगर हम गणित के हिसाब से भी देखें तो क्या हम आकलन ही नहीं कर पाए कि अगर ये बीमारी सेकेंड वेव आती है, इतनी भीषण नहीं भी आती है, तो हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? मैं गणित की दृष्टि से ही पूछ रही हूँ। गणित की दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि जो आकलन हम लोग का था, अपना था, और भी जितने मॉडलिंग ग्रुप्स हैं उनका था कि कोरोना की जो दूसरी वेव है ये आएगी अवश्य, लेकिन इतनी तीव्र उसकी रफ्तार नहीं होगी। और यदि वो आकलन सही होता सब लोगों का, और अधिकतम केसेस 1.5-2 लाख प्रतिदिन ही जाते, तो जो मुझे डेटा देखने को मिल रहा है उसके अनुसार शायद कमियां जो आज दिख रही हैं वो ना होती। ठीक है। लेकिन ये क्योंकि 4 लाख प्रतिदिन की हो गए और इतनी तेजी से बढ़े, उसकी वजह से अचानक से बहुत अधिक डिमांड बढ़ी और वो नहीं मिट पाई। ठीक है। डॉक्टर संजय, 1 साल का लॉकडाउन हेल्थ सर्विसेज को सुदृढ़ करने के लिए ही किया गया था। हमारे पास पीपी किट नहीं थी, हमारे पास सैनिटाइजर्स नहीं थे, हम तैयार नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थी। 1 साल के बाद अगर स्थिति इतनी विकट हो रही है तो क्या कहा जाए? देखिए, मैं मणिंद्र जी के से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसकी किसी को कल्पना नहीं थी, इस तरीके की वेव आएगी किसी ने नहीं प्रेडिक्ट किया था, और कि ऐसा म्यूटेशन आएगा, इसीलिए मैं कह रहा था। और इसके बाद यूके में दूसरी लहर बिल्कुल ऐसी ही थी, फिर भी हम क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पाए? यही तो मेरा सवाल है। देखिए, हर कंट्री का अलग है। यूके में जो जिस तरीके की डेथ हो रही थी, हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। पूरे
इंडिया ही नहीं पूरे एशिया में नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ जो है सीरो प्रिवलेंस देखिए तो 25% से लेकर कुछ शहरों में 50% था। हाँ। ये सब डेटा होता है। अगर साइंटिफिक डेटा की बात करें, हाँ। यूके में 15 से 17% था, वहां कितना भी बड़ा हो सकता है। मैं वही उसी पे आ रहा था कि हमें जो है अभी भी इस कारण को कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, मैं इसको नहीं मानूंगा। सितंबर तक हमारे डेटा बढ़ते रहे और उसके बाद घटना शुरू हो गए। 1 लाख पर डे से हम 10,000 पे पहुंच गए, तो क्या बहुत ज्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उस समय था? तो हमें खोजना पड़ेगा और सारा डेटा डिजिटल है, 2 दिन में उसको एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा कि रियली क्यों ऐसा हुआ। हम उसको अगर करना चाहें, अगर हम ये मान के चलें कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे थे, तो हम कभी नहीं खोज पाएंगे। अभी भी समय है, हमें ये खोजना चाहिए। एक कि जो आपने पूछा था उस समय कि क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट डिजिटल डेटा है, 2 करोड़ लोगों का डेटा है जो अभी तक इन्फेक्ट हुए हैं, उनको एनालाइज करके अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं कि क्यों ये 4 लाख पर डे हम पहुंच गए हैं। और ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो देश में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, आपको उनको देना पड़ेगा, और अगर सरकार चाहे कि 2 दिन में मुझे इसका आंसर चाहिए तो मिल सकता है, तब स्पेसिफिक आंसर होगा। तब तक मैंने कहा कि हमें मौत पे कमी कैसे हो, सारा ध्यान उस पर देना चाहिए, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये प्रेडिक्ट करना कि थर्ड वेव बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा, सेकेंड वेव इतना बड़ा था, वह जो है कोई ज्योतिष कर सकता था, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। मैं इसको एडमिट करता हूँ। देखिए, मैं पब्लिक हेल्थ में 30 साल से काम कर रहा हूँ और मैं इसको एडमिट करता हूँ कि कोई नहीं कर सकता था। मॉडलिंग की बात छोड़िए, हम एविडेंस मानते हैं, सीरो प्रिवलेंस और ये जो भी एविडेंस जनरेट होते हैं उसके बेसिस पे अगला प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आप डॉक्टर संजय, ठीक है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये वेव इतनी बड़ी होगी, इतनी तेजी के साथ संक्रमण फैलेगा, लेकिन जब ये मार्च से केसेस आना शुरू हो गए थे और अप्रैल आते आते तो स्थिति भीषण हो गई थी, तब तो कम से कम हमें ऑक्सीजन के बारे में सोचना चाहिए था। हम क्या इंतजार कर रहे थे कि अब हमारे फ्लडेड हो जाए हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन ना मिले तब हम ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएं और हम ऑक्सीजन दूसरे देशों से मंगाएं? तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। बिल्कुल चूक हुई है, और हमें खुले दिमाग से, मैं वही कर रहा हूं कि जब मार्च से बढ़ना शुरू हो गए तो हमें जो है अपने डेटा को देखना चाहिए कि क्यों बढ़ रहा है। हम अगर ये मान के चलेंगे कि मेरे सारे एक्शन सही हैं जो हम कर रहे हैं, तो शायद कभी नहीं खोज पाएंगे। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर अंशुमान, अभी भी खोज सकते हैं। क्या आकलन नहीं किया जा सकता था? शोभना, आपने जो बात कही कि यूके वेव जब आया था, यूके से हम पिछले साल भी 3 महीने बाद जो यूके में घटना घटी थी, हमारे यहाँ घट रही थी। इस बार भी एक्सपर्ट यही कह रहे थे यूके में जो हो रहा है 3 महीने बाद हमारे पास होगा, तो मार्च एंड या अप्रैल। जहां तक बात है हिंदुस्तान में अंदाजा, मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात देखिए, अंदाजा हमें ये था कि यूके से हालत ज्यादा गंभीर होगी, क्योंकि हिंदुस्तान घनी आबादी का देश है, नंबर 1। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ बहुत लचर हालत में है, नंबर 2। एंड नंबर 3, दूर दराज के क्षेत्र में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, मतलब मरीज अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं चेक करा सकता है। तो यहाँ अगर हुई तो सिर्फ प्रिवेंटेबल डेथ, जिन मौतों को हम रोक सकते हैं, उनको भी नहीं रोक पाएंगे। कुछ ऐसी मौतें हैं कोरोना में जिनको हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इससे रिसर्च में अभी कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन प्रिवेंटेबल डेथ को रोक सकते थे, वो नहीं रोक पाए। आकलन में कमी हुई है। डॉक्टर संजय ने बहुत सही पॉइंट उठाया, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस कौन करेगा? जब आप डाटा फजिंग ना करें, डाटा टेम्पर ना करें, मतलब जब कोरोना का पीक बढ़ने लगे, संक्रमण बढ़ने लगे, तो टेस्टिंग कम कर लें या डाटा को छुपा लें, तो कैसे डाटा एनालिसिस करेंगे? प्रॉब्लम कहां है? पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ कोरोना पूरे 1-1.25 साल से चल रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट हुआ ही नहीं है। इसको अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कोरोना कर लो, आज भी स्थिति बदल जाएगी भारत की और हम बेहतर हालत में हो जाए। ठीक है, मणिंद्र अग्रवाल, ये जो बात अंशुमन जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर संजय भी कह रहे हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है, और आप गणितज्ञ हैं, क्या तीसरी लहर इस लहर से बड़ी होगी, या जो साइंटिफिक डाटा है वो ये कहता है कि नहीं, सेकंड लहर जो होती है वही सबसे बड़ी होती है, थर्ड इससे छोटी होगी? क्या कहता है आपका? ये ऐसा कुछ नहीं है। अंशुमान जी ने कहा कि यूके की दूसरी लहर से ज्यादा घातक भारत में आनी चाहिए थी। ऐसा, इस तरह का हम पैटर्न मैचिंग नहीं कर सकते।
नहीं, पर इस बात से तो सहमत होंगे ना आप मणिंद्र जी, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि 130 करोड़ का देश है और जिस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड हम लोगों की लिविंग कंडीशंस है, उसमें तो ये जाहिर सी बात थी कि सांसों से फैलने वाला रोग है, थूक से फैलने वाला रोग है, इसके मॉलिक्यूल्स बड़े महीन होते हैं, तो ये तो अगर हमारे देश में आएगा तो स्थिति विस्फोटक होगी ही होगी। ये तो हर कोई जानता था, मतलब लेमैन भी जानता था इस देश का। मैडम मुझे बात पूरी करने दीजिए, यदि आप ही को करना है तो बात कर दीजिए, फिर मैं जाता हूँ यहाँ से। ये कैसी धमकी है सर? चर्चा चल रही है, सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे क्या? मुझे सवाल पूछने का हक नहीं है? नहीं, आपने मुझसे कुछ बोलने को कहा। नहीं तो मैंने उसमें बीच में अपनी बात रखी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, तब से मैंने आपको भरपूर मौका दिया है। मणिंद्र अग्रवाल जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पहली वेव यूके की या यूएस की या फ्रांस की, उससे कंपेयर करें भारत की पहली वेव को। आपने जो कहा कि सब भारत में डेंसिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो स्थिति पहले भी थी, पिछली वेव में भी, पहली वेव, लेकिन फिर भी भारत में वो वेव कम घातक हुई। ये पहले सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर है क्या हुआ। तो फिर थ्योरीज निकलनी, लोगों ने अंदाज लगाने शुरू किए कि शायद हमारी नेचुरल इम्यूनिटी अधिक है, शायद यहाँ पे लोगों का जेनेटिक मेकअप इस प्रकार का है, या शायद एनवायरनमेंट ऐसा है। तो बहुत सारी थ्योरीज निकली, कोई का भी स्पष्ट एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं था, लेकिन ये जरूर सबको आश्चर्य था कि आखिरकार भारत में पहली वेव उतनी घातक क्यों नहीं हुई, और शायद ऐसा हो कि दूसरी वेव, ये कुछ लोग का अंदाज था, बल्कि कईयों का था, कि शायद दूसरी वेव भी उतनी घातक ना हो जितनी यूके में थी। तो ये क्योंकि कोरोना के बारे में हम किसी को जानकारी अच्छे से नहीं है इस समय, क्योंकि सिर्फ सब लोग अंदाज लगाते हैं, निश्चित रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता। ये मेरा मानना है अपना। ठीक है डॉक्टर जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जहाँ तक है, हाँ। तीसरी वेव का जहाँ तक सवाल है वो ये है कि कितनी घातक तीसरी वेव होती है, ये इस पे निर्भर करेगा कि कितना वैक्सीनेशन भारत में होता है। बिल्कुल ठीक। यदि अधिकतम स्तर तक वैक्सीनेशन हो जाता है तो तीसरी वेव उतनी अधिक प्रभावित नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंशुमन, यूके में, यूरोप में जरूर दूसरी लहर देखने को मिली, लेकिन क्योंकि यूएसए की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तेजी के साथ अपनी आबादी को वैक्सीनेट किया, उसके बाद वहां वो देखने को नहीं मिला, चीन में भी देखने को नहीं मिला। अब दूसरी लहर तो देखिए आ गई, अब इस चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि क्यों हुआ, किसकी गलती, क्या होगा, वो चर्चा तब बाद में होगी। लेकिन तीसरी लहर ना आए उसके लिए क्या सबसे बड़ी जरूरत वक्त की इस समय यही है कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया जाए जल्द से जल्द, चाहे बाहर से वैक्सीन मंगाई जाए, चाहे घर में पैदा की जाए? बिल्कुल, आपके प्रीवियस शो में भी मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ, आपने फ्रंटलाइन वर्कर को लगा लिया, उसके बाद रैंप अप द प्रोसेस। उसका मतलब यह है कि जितनी जल्दी टीकाकरण अधिकतम लोगों को लगाया जाए। 1 मई से 18+ का टीकाकरण खुला, टीके की शॉर्टेज है। मैंने इनके लिए एडवाइस दिया था कि 2 टीका आपके देश का है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। स्पुतनिक वी को परमिशन मिल गई, रेड टेपेज में पड़ा हुआ है, अभी तक टीका मार्केट में नहीं आया है। मोडर्ना, फाइजर, जॉनसन, इतने आप अपनी आबादी के कम से कम 60 से 70% को वैक्सीनेट करने का प्लान, नीति बताइए क्या है, और 2 से 2.5 महीने में इनको वैक्सीनेट कर दीजिए दोनों डोज से, तब जाके मैं मानूंगा इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोसेस। इसके लिए अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है कंट्री के मैन्युफैक्चरर से, बाहर से इंपोर्ट कीजिए, जैसे कीजिए, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिससे जान की क्षति हम रोक सकते हैं। अब संक्रमण को कम करना, रोकना, ये बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन हो जाएगा कि ऑलरेडी कंट्री में वायरस फैल चुका है। अब हमें जान बचानी है, लोगों की जान बचे, हमारी कोशिश उससे होनी चाहिए। जहां तक बात है कि मैं फर्स्ट वेव में ज्यादा मौतें क्यों हुई थी, वो डायबिटिक ओबीज केसेस ज्यादा थे, इंडिया में डायबिटीज के केसेस कम हैं, इसलिए मौतें ज्यादा हुई थी। इस बार डबल म्यूटेंट में हमें पता था कि ये ज्यादा इन्फेक्टिव वायरस है और ज्यादा लीथल भी होगा, ये भी हमें पता था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मणिंद्र अग्रवाल जी, आपका भी, और डॉक्टर अंशुमन आपका भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।